नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, राजस्थान का इतिहास। बहुत ही रोचक सब्जेक्ट, आसानी से याद हो जाता है जी। और यदि आप मेहनत करते हो तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं जाता, अर्थात आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है रिजल्ट्स। अभी इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में एक टॉपिक रन कर रहा था विगत क्लासों में, और वो टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं या राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल। बहुत ही रोचक टॉपिक। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने सभ्यता स्थलों के बारे में बताना प्रारंभ किया था, और जिसके अंतर्गत मैंने एक कालीबंगा सभ्यता स्थल को आपको पढ़ाया। इससे कई क्लासें हुई। उन क्लासों में आपने कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों को जाना। शायद मेरे हिसाब से सबको याद भी होगा जो कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासें। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता स्थल से आप पूर्णतः अवगत हो चुके हो। उससे जुड़े हुए 25 से 30 पॉइंट आपके पास उपलब्ध हैं, और हम यदि आकलन करें विगत एग्जाम्स का तो आप पाएंगे कि जो अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए वो 4 से 5 सभ्यता स्थलों से पूछे गए हैं विगत एग्जाम्स में, आरपीएससी के तहत जो लिए गए हैं। उनमें अगर देखें तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बैराट, 9 से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आया है, और ये गवर्नमेंट किताबों में भी इन सभ्यताओं का विस्तृत उल्लेख भी है। बाकी की और सभ्यता स्थलों से भी हम अवगत होंगे बाद में, लेकिन अभी इनसे ही बात करें तो नेक्स्ट सभ्यता स्थल कालीबंगा के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है, तो उस पर अब ज़्यादा चर्चा नहीं। नेक्स्ट बात करें तो अभी एक सभ्यता स्थल है गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। सभी ने नाम तो सुना होगा, बहुत ही अच्छी बात भाई। गणेश्वर सभ्यता स्थल के बारे में यदि हम बात करें तो इससे रिलेटेड सामान्य से पॉइंट, सामान्य सी जानकारी, जिसमें सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? शायद सभी जानते होंगे। किसमें? नीम का थाना। एक्चुअली नवसृजित जिला है नीम का थाना, सीकर से टूटा, उसमें ही ये सभ्यता स्थल स्थित है, नीम का थाना। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट आपका गणेश्वर सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? आंसर नीम का थाना। ठीक, नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुआ? जैसा कि विगत क्लासों में भी ये चर्चा हो चुकी है, बताया भी गया है आपको कि सभ्यता स्थल जो हैं वो अधिकांशतः नदियों के किनारे विकसित हुए, क्योंकि पानी की उपलब्धता के कारण मानव जीवन अच्छी तरह से सुगम तरीके से व्यतीत हो सके। नदी का नाम आप जानते होंगे, इसमें नाम आता है कांतली, अर्थात कांतली नदी के किनारे विकसित हुआ गणेश्वर सभ्यता स्थल। यह है अंतः प्रवाह क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है कांतली। आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो नदियों के संदर्भ में जब चर्चा की जाती है तो इसका भी उल्लेख किया जाता है। ठीक भाई, अंतः प्रवाह क्षेत्र जो एक स्थान से प्रारंभ होकर के एक सीमित दूरी तक समाप्त हो जाता है। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो इसका खोजकर्ता व उत्खननकर्ता, खोजकर्ता व उत्खननकर्ता, जैसा कि हमने कालीबंगा के संदर्भ में भी इन्हीं पॉइंटों पर प्रारंभिक चर्चा की थी, यही डाटा आपको दिया था, और इसमें नाम आता है आरसी अग्रवाल का, यानी रतन चंद्र अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का पूरा नाम रतन चंद्र अग्रवाल, जिसने इसका उत्खनन करवाया 1972 ईस्वी में। ठीक भाई, बड़ा सरल है, बहुत ज़्यादा बड़ी जानकारी गणेश्वर सभ्यता से नहीं मिल पाती है। जो भी पॉइंट इससे गवर्नमेंट किताबों में लिखे हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ।
पहली बात तो गणेश्वर सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? नीम का थाना में। किस नदी के किनारे विकसित हुआ? कांतली नदी। और इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में नाम किसका आता है? रतनचंद्र अग्रवाल का। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। आपने इस सभ्यता से रिलेटेड एक बहुचर्चित क्वेश्चन सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं ऑब्लिक ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी। जननी कहा जाता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी शब्द किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर को। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था, पीटीआई के एग्जाम में आया। क्वेश्चन बड़ा सरल, ध्यान से सुनना आप लोग। गणेश्वर सभ्यता निम्न में से किस युग से संबंधित थी? निम्न में से किस युग से संबंधित थी? मैं ऑप्शंस दूंगा आपको। ऑप्शन ए ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्रकांस्य युग, ऑप्शन सी कांस्य लोह युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप? मैंने अभी ताम्र, अच्छा, और कोई चर्चा? आंसर था ताम्रपाषाण युग। मैं नहीं कह रहा हूं, आरपीएससी का एग्जाम का आंसर यही था, ताम्रपाषाण युग। एक्चुअली ये ताम्रपाषाण युग और ताम्र युग से रिलेटेड है। मैं बता देता हूं कैसे। यह है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी। अब कैसे थी इस पर हम चर्चा करने लगे। तो मैंने जब आपको कालीबंगा पढ़ाया था तो धातु के अकॉर्डिंग टाइम डिवीजन किया था, मैंने समझाया था आप लोगों को। बताया भी था कि भाई देखो, प्रारंभिक जो मानव था आदि मानव था, और प्रारंभिक मानव कैसा था? पुरापाषाण कालीन मानव। ठीक भाई, मानव को ज्ञान हुआ, ज्ञान सभ्यता का उदय हुआ। और इस दौरान जो मानव था वो उपयोग करता था पत्थर का। इसका उपयोग करता था पत्थर का, और उसे कहा जाता था पाषाण युग। क्या कहा जाता था? पाषाण युग। पत्थर का उपयोग करता था, पाषाण युग कहा जाता था। इसके बाद यदि मानव ने सर्वप्रथम किसी धातु का उपयोग किया तो वो धातु कौन सी थी? हर पॉइंट को ध्यान से सुनना। धातु थी तांबा, और ताम्र युग का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? तो धातु के रूप में मानव ने सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था? तांबे का। ठीक भाई, ताम्र युग प्रारंभ हुआ पाषाण युग के बाद। नेक्स्ट यदि हम देखें तो तांबे के बाद मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? कांसे का। कांस्य युग प्रारंभ हुआ। ये चर्चा मैं कालीबंगा के तहत भी कर चुका हूं। कांस्य युग, और कांसे के बाद कौन सी धातु का उपयोग हुआ? लोहे का। लोह युग प्रारंभ हुआ। ठीक भाई, तो इस प्रकार आपने धातु के अकॉर्डिंग टाइम डिवीजन देखा। प्रारंभिक मानव पत्थर का उपयोग करता था। प्रारंभिक मानव कैसा था? पुरापाषाण कालीन मानव। ठीक भाई, इसकी मानव की विशेषताओं के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई होगी पहले भी, लेकिन हम वर्क कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि यह ताम्रपाषाण युग से संबंधित थी। इस पर वैसे तो यहाँ ताम्र युग से रिलेटेड भी कुछ सामग्री मिली है और पाषाण युग से भी रिलेटेड मिली है, तो इसलिए ताम्रपाषाण युगीन है। एक्चुअली आपने पॉइंट पढ़ा, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यानी ताम्रयुगीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता मानी जाती है? गणेश्वर। वे सबकी जननी है, ये शब्द लिखा हुआ है, सब जानते हैं। अर्थात जब पाषाण युग समाप्त होने जा रहा था और ताम्र युग प्रारंभ होने जा रहा था, उसकी योजक कड़ी के रूप में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर। और इसीलिए ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता कहा जाता है। अभी एक चीज और भी ध्यान देना कि आपका क्वेश्चन आता है कि गणेश्वर सभ्यता निम्न में से किस युग से संबंधित थी,
और ऑप्शन में सेपरेट वे में ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए पाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्र युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी लोह युग। तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? उस कंडीशन में आंसर होगा ताम्र युग। जैसा कि मैंने आपको कालीबंगा के तहत भी ये चर्चा की थी। कालीबंगा को मैंने ताम्र कांस्ययुगीन और कांस्ययुगीन बताया था, उसके मैंने लॉजिक भी दिए थे कि वो ताम्र कांस्ययुगीन या कांस्ययुगीन क्यों है। उसी प्रकार यहाँ भी हम आकलन कर सकते हैं। क्वेश्चन दो टाइप पे, वो क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन ऑप्शन के टाइप दो हो सकते हैं। ऑप्शन के टाइप जैसे फर्स्ट टाइप क्या हो सकता है? ताम्र पाषाण युग, ताम्र कांस्य युग, कांस्य लोह युग वगैरह वगैरह। उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। और ऑप्शन सेपरेट वे में होते हैं, जैसे कि पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। उस कंडीशन में क्या होगा? ताम्र युग। उस कंडीशन में क्या होगा? ताम्र युग। ध्यान रखेंगे इस चीज को, दिमाग की बात है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ इस गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड, यहाँ जो सामग्री प्राप्त हुई उसी से, तो यहां से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें, यहां से तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए। बाणाग्र आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं बता देता हूं। बाण का अग्रभाग, एक्चुअली बाण होता है, उसका जो अग्रभाग जो कैप टाइप होता है, नुकीला होता है, वो किसका? तांबे का। और वो यहाँ प्राप्त हुए हैं। तांबे के वो बाण के अग्रभाग यहाँ से प्राप्त हुए, जिन्हें बाणाग्र कहा जाता है। तो तांबे के बाणाग्र कहाँ से मिले? गणेश्वर से। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ? नेक्स्ट आपको बताया ताम्रयुगीन सभ्यताओं के जननी किस सभ्यता स्थल को आ जाता है? गणेश्वर को। यह ताम्र पाषाण युग से संबंधित था। ये किस जिले में स्थित है सभ्यता स्थल? नीमका थाना में। किस नदी के किनारे विकसित हुआ? कांतली नदी के किनारे। और खोजकर्ता उत्खननकर्ता में नाम किसका आता है? रतनचंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट, यहां से तांबे की छड़ें प्राप्त हुई। छड़ें प्राप्त हुई। नेक्स्ट, यहां से दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन थाली, कटोरा, गिलास आदि प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त, अर्थात जो मटेरियल यहाँ मिल रहा है, यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों में तांबे की मात्रा 99% होती थी। अर्थात जो ताम्र सामग्री या ताम्र उपकरण यहाँ से मिले हैं, उनमें तांबे की मात्रा कितनी होती थी? 99% होती थी, अर्थात अत्यधिक शुद्धता होती थी। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें, गणेश्वर के लिए एक्चुअली गणेश्वर के अलावा और भी स्थान थे गणेश्वर के लिए, लेकिन गणेश्वर पर ही वर्क कर रहे हैं हम। गणेश्वर के लिए तांबे की आपूर्ति खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी नीमका थाना में ही है अब। ठीक भाई, खेतड़ी मैं लिख देता हूँ, बोले खेतड़ी से होती थी। तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? खेतड़ी से। नेक्स्ट बात करें,
हम यहाँ तो यहाँ से काले प्लस नीले रंग के अलंकृत मृद पात्र प्राप्त हुए। ठीक भाई, अलंकृत यानी डिजाइन वाले सजे हुए अलंकृत मृत पात्र। अब कैसे रंग के हुए? एक्चुअली आपने कालीबंगा में मृत पात्रों के संदर्भ में या जो कालीबंगा से जो प्राप्त बर्तन थे वो प्राय किस रंग के होते थे? अगर पॉइंट नोट नहीं किया है तो उसमें भी नोट कर लेना, मेरे हिसाब से मैंने कराया होगा। वहाँ कालीबंगा से प्राप्त बर्तनों का रंग प्राय लाल होता था। नहीं, एक्चुअली मैं आपको जो पॉइंट लिखा रहा हूँ वो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब से लिखा रहा हूँ, और हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में आप देख सकते हैं जा करके। हाँ, तो वो तो आप नोट कर लेना। यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग प्राय लाल होता था। हाँ जी। और यहाँ गणेश्वर के संदर्भ में बात की जाए तो गणेश्वर से प्राप्त जो मृत पात्र हुए, मृत पात्र यानी मिट्टी के पात्र, उनका रंग कैसा होता था? काला व नीला। ठीक भाई, तो ये बात विशेष ध्यान रखना। अगर हम देखें तो आपकी गवर्नमेंट किताब माध्यमिक हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में इसका समय भी दे रखा है, समय 28 से ईसा पूर्व दे रखा है। क्या दे रखा है? 28 से ईसा पूर्व। तो ये आपके सामान्य से तत्व थे गणेश्वर सभ्यता से जुड़े हुए। एक बार मैं इनको रिवाइज करा के आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनना पॉइंटों को फर्स्ट से ही। इसमें आपने जाना गणेश्वर सभ्यता स्थल जो आज कहाँ किस जिले में स्थित है? वर्तमान में नीमका थाना में। किस नदी के किनारे विकसित हुआ? यह है, इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में नाम किसका आता है? नेक्स्ट, यह किस युग से संबंधित थी? ताम्रपाषाण युग से और ताम्र युग से संबंधित थी। नेक्स्ट, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? तांबे के मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से प्राप्त हुए? तांबे के बाणाग्र कहाँ से मिले? तांबे की छड़ें कहाँ से प्राप्त हुई? गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरणों में तांबे की मात्रा कितनी होती थी? दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन थाली कटोरा ग्लास कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर से ही। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से प्राप्त बर्तनों का या मिट्टी के पात्रों का या मृद पात्रों का रंग कैसा होता था? ठीक भाई, ये सामान्य से पॉइंट है, बड़ा सरल है, इसको पढ़ना बहुत ही आसानी से इसके आंसर दिए जा चुके हैं। इसकी नदी के संदर्भ में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका जिले के संदर्भ में भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अभी जिला परिवर्तित हुआ है, आप जानते हैं नवसर्जित जिला है नीमका थाना, तो ये भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक, तांबे की आपूर्ति इस स्थल को कहाँ से होती थी? खेतड़ी से। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो आप एक और स्थल पढ़ने जा रहे हो, ध्यान से सुनना। आहड़, आहड़ सभ्यता, इसके बारे में भी जाने। आहड़ सभ्यता समझना इसके बारे में। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में सबसे पहली बात, इस आहड़ सभ्यता स्थल को एक और नाम से भी जानते हैं, वनास संस्कृति। किस नाम से? एक्चुअली बनास संस्कृति में यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आहड़ बनास संस्कृति का पार्ट माना जाता है। कैसे माना जाता है कि बनास या बनास की सहायक नदियों के किनारे विकसित स्थल ही वनास संस्कृति का पार्ट माने जाते हैं। ठीक भाई, आहड़ भी इस वनास संस्कृति का पार्ट माना जाता है और आहड़ को वनास संस्कृति का ग्रामीण रूप माना जाता है। कैसा रूप? ग्रामीण। ठीक भाई, बनास संस्कृति के पार्टों की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूं, वनास संस्कृति के अंतर्गत मुख्यतः स्थल जो पढ़े जाते हैं वो ये हैं। एक तो आहड़, आहड़ जो कहाँ है? उदयपुर में। ठीक भाई, एक बालाथल, बालाथल इस बनास संस्कृति का बेहतर रूप माना जाता है। बालाथल कहाँ है? बालाथल पता होगा सभी को, उदयपुर। नेक्स्ट बात करें तो गिलूंड, गिलूंड बनास संस्कृति का शहरी रूप माना जाता है। गिलूंड
और ये कहाँ है? राजसमंद में। और यदि हम देखें तो एक ओजियाड़ा भी है, ओजियाड़ा। ओजियाड़ा कहाँ है वर्तमान में? ब्यावर। पहले भीलवाड़ा का पार्ट था। ठीक भाई, कोई बात नहीं। अभी ये आपके सामने है, ये बनास संस्कृति के ही पार्ट हैं। अलग से हम सभ्यता स्थलों में इनको पढ़ेंगे, और सभ्यता स्थल जैसे कि गिलून सभ्यता स्थल, बालाथल सभ्यता स्थल, ओजियाड़ा सभ्यता स्थल, आहड़ सभ्यता स्थल, इनको भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम देखें तो यहाँ बस इतना समझना होता है कि ये आहड़ बनास संस्कृति का पार्ट है। उसी प्रकार ये अन्य स्थल भी बनास संस्कृति के पार्ट है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आता है कि बनास संस्कृति का ग्रामीण रूप किस सभ्यता स्थल को माना जाता है, तो आंसर आहड़ होगा। ये बनास संस्कृति का कैसा रूप है? ग्रामीण रूप। ठीक भाई, कौन सा? आहड़। आहड़, ठीक भाई। तो बनास संस्कृति का ग्रामीण रूप के सभ्यता स्थल को माना जाता है आहड़ को। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको विशेष ध्यान से सुनना। नेक्स्ट बात करें तो यह सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? सभी स्टूडेंट जानता है, उदयपुर। किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो नदी की बात की जाए तो आयड़ नदी, और आयड़ को ही किस नाम से जाना जाता है? बेड़च। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो एक विशेष स्थान के बाद आयड़ का नाम बेड़च पड़ा जाता है। ठीक भाई, आयड़ को ही बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। बड़े सरल पॉइंट हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो एक मुख्य पॉइंट है, खोजकर्ता व उत्खननकर्ता। खोजकर्ता व उत्खननकर्ता, इस पॉइंट पर जरूर वर्क करना, ध्यान से सुनना इसको। खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में जो नाम आते हैं उसमें एक नाम आता है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, और समय 1953 ईस्वी। इसने खोज या उत्खनन कब करवाया? 1953 ईस्वी में। ठीक भाई। दूसरा नाम आता है खोजकर्ता उत्खननकर्ता, वो उत्खननकर्ता में आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का मतलब जानते होंगे, रत्नचंद्र। गणेश्वर सभ्यता स्थल का प्रथम उत्खनन इसी ने करवाया था। यहां भी 1955-56 में इसने उत्खनन करवाया। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसने भी करवाया। लेकिन एक बंदे का नाम विशेष ध्यान रखना है, एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया, जिन्होंने इसका उत्खनन 1961-62 में करवाया। सर्वाधिक उत्खनन इसी बंदे ने करवाया था। सर्वाधिक उत्खनन इसने करवाया था। अब ये सबसे बेहतर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बात जरूर ध्यान रखना कि आहड़ सभ्यता स्थल का सर्वाधिक उत्खनन, सबसे मोस्ट और अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उत्खनन किसने करवाया। एक्चुअली भारत सरकार के पुरातात्विक विभाग ने इनको नियुक्त किया था। ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने यहाँ रहते हुए सर्वाधिक उत्खनन करवाया इस सभ्यता स्थल का। किसने? एच.डी. सांकलिया। इनका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल सांकलिया। हसमुख धीरजलाल सांकलिया। ठीक भाई। अभी आपको बताएगा कि इस हसमुख धीरजलाल सांकलिया की पुस्तक का नाम, हसमुख धीरजलाल सांकलिया की पुस्तक कोई बताएगा उसका नाम? आंसर है एक्सकेवेशन एंड आहड़। ठीक भाई, ये पुस्तक है। अभी आप देखो क्वेश्चन के रूप में देखें ध्यान से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। पहली बात तो
वनाज संस्कृति का ग्रामीण रूप किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? तो आंसर सीधा है आहड़ को। वनाज संस्कृति का ग्रामीण रूप किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? बाकी की वनाज संस्कृति के अन्य भी स्थल हैं, इनकी चर्चा और बाद में भी होती रहेगी, चाहे वो बालाथल हो, चाहे गिलूंड हो, चाहे ओजियाड़ा हो। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो आहड़ सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? उदयपुर। किस नदी के किनारे विकसित हुआ? इसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता में प्रारंभिक नाम किसका आता है? नेक्स्ट नाम किसका आता है? आहड़ का सर्वाधिक उत्खनन किसने करवाया? एचडी शांकलिया, हसमुख धीरज लाल शांकलिया। ठीक भाई, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, इसकी चर्चा हो ही चुकी है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम एक्सकेवेशन एंड आहड़ हो गया जी। नेक्स्ट इस पे जो चर्चा होगी वो अभी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुने। पहली बात तो ये ताम्रयुग से संबंधित सभ्यता थी। ठीक, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, एक छोटे से एग्जाम में आई हुई, बाकी एग्जाम तो कोई छोटा होता नहीं है। जब अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वही हमें कठिन लगने लगता है, और आता है तो सरल है। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, राम शेकास्म आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, और आया पशुधन सहायक में आया। राम शेकास्म और स्फटिक कहां से प्राप्त हुए या किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? एक्चुअली आप जानते हो राम शेकास्म या स्फटिक क्या है? राम शेकास्म पत्थर का उपकरण है। बिल्कुल बिल्कुल, गोमेद और स्फटिक होते हैं कीमती पत्थर जिनसे मणियां बनाई जाती हैं। हाँ, मणि, मोती, बताएं कहां से प्राप्त हुए? और सही आंसर। ठीक भाई, अच्छा आंसर। अभी देखो आप इस मैटर को, क्योंकि मैं इसमें और भी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप इसको कंप्लीटली, और आपको चर्चा का विषय हो तो कर सकते हैं। एक मिनट।